वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार का जो प्रश्न पत्र होता है आपका अनिवार्य वाला, उसके आंसर की के बारे में। अर्थात जो पेपर हुआ आपका राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का अनिवार्य प्रश्न पत्र जो होता है, जो कि स्नातक कला वर्ग हो, चाहे विज्ञान वर्ग हो, चाहे वाणिज्य वर्ग हो, या फिर चाहे कृषि वर्ग हो, या चाहे गृह विज्ञान वाला वर्ग हो, सभी वर्ग का जो भाग 2 का पेपर अर्थात जो पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ बीए सेकंड ईयर का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2021 में जो पेपर हुआ है, आपके पेपर का जो कोड था वो अल्फ़ाबेटिकल में ए था। यहाँ पर देखें 2021 का पेपर है, अधिकतम अंक आपके 100 नंबर के हैं। टाइम आपको मेरे प्यारे दोस्तों कितने घंटे का दिया गया था? 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया गया था। आपको रोल नंबर वगैरह पेपर पर भी लिखने के लिए यहाँ पर आता है, तो ये आप लोग करे होंगे। यहाँ पर निर्देश दिया होता है, निर्देश को थोड़ा पढ़ लें, चूँकि आपको समझने योग्य बात होगी, चूँकि आने वाली परीक्षा में हो सकता है आपके भी ऐसे पेपर हों। देखें, अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक केवल प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर तथा साथ दिए गए ओएमआर उत्तर जो है पत्र पर निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यथा मतलब कि अन्यत्र कहीं ना लिखे, मतलब और आपको नहीं लिखना होता है, केवल यहाँ पर लिखना होता है जो आपके ऊपर अभी हमने बताया था। और एक जो आपकी ओएमआर जो बुकलेट होता है, मतलब कि जो आपकी जो ओएमआर सीट होती है इस पर आप भरते हो, उसमें नेक्स्ट लिखा है कि प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई भी संगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए। मतलब 10 मिनट के अंदर आपको पेपर चेक कर लीजिए कि आपका जैसे 100 प्रश्न पूछा गया था या 75 प्रश्न पूछा गया था, तो आपके सारे के सारे प्रश्न थे कि नहीं थे, इसको आपको चेक करना है, चेक कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखना है, किसी भी परिस्थिति में 10 मिनट बाद अभ्यर्थी को दूसरी प्रश्न पुस्तिका नहीं मिलेगी। आप कोई भी दिक्कत बाद में आती है 10 मिनट के बाद में, तो आपको कोई नहीं सुना, मतलब कि आपकी कोई प्रश्न पुस्तिका आपको दूसरी नहीं दी जाएगी, आपकी सुनवाई नहीं होगी। अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका को उपयोग में लाने और ओएमआर उत्तर पत्र को भरने में सावधानी बरतनी होगी। ठीक, ध्यान रखेंगे, बरतनी चाहिए। और चौथा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पर देखें, अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका में दिए गए सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस प्रश्न पुस्तिका था जो मिली है आपको, इसमें 75 प्रश्न हैं और 75 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न को के वैकल्पिक उत्तरों के सामने ओबेल मतलब गोला बना हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त उस ओबेल को पूर्णतः काला करना है, काला कर देना है, जिसको वह प्रश्न का सही उत्तर समझता हो। ठीक, ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। शेष निर्देश अंतिम पृष्ठ पर आपको मिल सकता है। ठीक, अंतिम पृष्ठ मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखें, पहला और चौथा इसके सामने सामने है, तो इसको आपको बताने का प्रयास साथ ही साथ में चलता है, जो है करने का प्रयास करता हूँ। वैसे पहले पहला दूसरा इस तरीके से बताओ कि चौथा भी बता दूँ साथ साथ। चलिए चौथा भी बता देता हूँ। जितने भी लोग हमको हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक नहीं है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि नहीं वाला जो पूछा आता है। तो राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक कौन नहीं है भैया? भूखंड जो होता है राष्ट्र का परम आवश्यक तत्व होता है। राज्य के लिए या राष्ट्र के लिए भूखंड का होना अति आवश्यक है, एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है यह। दूसरा, विशिष्ट भूखंड में निवास करने वाला जन समुदाय। जन समुदाय के बिना तो कल्पना ही नहीं की जा सकती राज्य की या राष्ट्र की, तो यह भी ठीक है। विशिष्ट जीवन पद्धति, तो एक जीवन पद्धति यानी जीवन जीने की शैली भी होनी चाहिए। तो ये 3 तो बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला है आपका जातिवाद। भैया किसी भी देश में अगर जातिवाद नहीं भी होगा ना, तो कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा देश में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर राष्ट्र की बात किया तो राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक जो है आपका, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें पहले का डी ऑप्शन, यानी जातिवाद हो या ना हो उससे राष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। वैसे अगर बता दूं, चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने देगा, संस्कृति का शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृति शब्द का अर्थ है, ए ऑप्शन दिया गया सभ्यता, बी दिया गया परिशुद्ध, सी ऑप्शन दिया गया साहचर्य और डी दिया गया उपयुक्त जो है में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? संस्कृति शब्द का जो सही अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वह सभ्यता अर्थात कल्चर से लगाया जाता है। ठीक, किससे लगा? सॉरी, सिविलाइजेशन, यानी जो संस्कृति होती है इसकी अंग्रेजी क्या होती है? कल्चर होती है, और सभ्यता की अंग्रेजी सिविलाइजेशन होती है। तो सिविलाइजेशन और कल्चर जो होते हैं लगभग एक दूसरे के संपूरक ही होते हैं, मतलब कि एक जैसे ही होते हैं। ठीक, तो संस्कृति और सभ्यता क्या है? एक ही अर्थ में जो है हमारे सामने आते हैं। आप देखते हैं दूसरा और 5वां नंबर प्रश्न। वैसे दूसरा पहले देख लें, उसके बाद 5वां अभी हम देखेंगे, आएंगे फिर से। दूसरा नंबर प्रश्न देखें,
दूसरा प्रश्न देखें, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह बात जानिए सबसे पहले आपको किस में मिलता है। आप लोग सोचिए पहले, 1 मिनट सोचिए, एक सेकंड के लिए आप लोग सोचिए ये क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। तो राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मेरे भाई आपको कहाँ पर मिलेगा? ऋग्वेद में। कहाँ पर मिलेगा? ऋग्वेद में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ऋग्वेद में मेरे प्यारे दोस्तों आपको मिल जाएगा क्या? राष्ट्र का उद्देश्य। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। आगे समझते हैं तीसरा नंबर प्रश्न देखें। तीसरा नंबर प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत भैया सभी लोगों को पता होगी, जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे सभी को पता है किसकी है। मलिक मोहम्मद जायसी है की है। किसके बारे में? इसमें पद्मावती रानी के बारे में और राजा रतन सिंह के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर नागमती का वियोग वर्णन आपको आपके सिलेबस में इंटर में शामिल किया जाता है। इसमें आप देखते होंगे कि जो है 12 मासा 12 महीने में किस प्रकार से जो नागमती होती है और रोती है, बिलखती है, तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर ये सभी जो है कुतुबन, कासिम शाह और शेख नबी, ये सब प्रेमाख्यानक काव्यधारा के ही कवि हैं। जायसी भी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। तो पद्मावत इन्हीं की रचना है। ठीक, आगे समझते। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न होगा। चौथा आपने देख ही लिया है। पांचवा नंबर प्रश्न देखें। पांचवा नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि भारतीय संस्कृति का स्वरूप मूलतः मानवतावादी है। भारतीय संस्कृति का मतलब कि स्वरूप जो है मूलतः क्या है? मानवतावादी है। यह कथन कैसा? तो भैया यह कथन पूर्ण रूप से आपका क्या है? सत्य है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट था। ठीक, आगे समझते हैं छठवां नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न आपके सामने, वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी है। वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी कौन सी है? उपनिषद है, संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है या आरण्यक है? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो होगा उपनिषद होगा। चूंकि मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए अंतिम कड़ी तो सूत्र साहित्य होता है। क्या अंतरिम करेक्ट जो है, जो आपका जो है कड़ी है वैदिक साहित्य की, वह क्या है? सूत्र साहित्य है। लेकिन उपनिषद नहीं, मतलब ये नहीं, तो उपनिषद को हम मान लेंगे। ऑप्शन इसका है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने। और भी जो है आंसर की लाने का प्रयास करूंगा, पॉलिटिकल साइंस की भी देखूंगा, और बहुत सारे लोग बोल रहे सोशियोलॉजी, इसकी भी देखने का प्रयास करूंगा। जैसे ही टाइम मिलता है उसको भी देखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें, द्वैपायन नाम किसका है भैया? द्वैपायन किसका नाम था? ए ऑप्शन दिया भीष्म का, सी दिया, बी दिया आपको कृष्ण का, सी दिया है वेद व्यास जी का, और डी दिया है कौटिल्य का। तो द्वैपायन किसका नाम है बताने का प्रयास करें सभी लोग। सातवें का करेक्ट आंसर क्या होगा? सातवें करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी को हम द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आठवां प्रश्न देखते हैं। वैसे तराइन की लड़ाई 11वां नंबर दिया गया। तराइन की लड़ाई कब लड़ी गई बताएं? तराइन की लड़ाई कब लड़ी गई? 11वां का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भैया यहाँ पर ऑप्शन देखिए, चूंकि यहाँ पर तराइन की प्रथम द्वितीय लड़ाई के बारे में नहीं बोला, चूंकि तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में हुई, तराइन की द्वितीय लड़ाई आपकी 1192 में हुई। अब ऑप्शन में अगर 1191 जो है होता और 92 होता तो फिर प्रश्न में दिक्कत हो जाती। तब आपसे पूछा था कि तराइन की प्रथम और द्वितीय पूछता। ठीक, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको 1192 ही केवल दिया है ऑप्शन में, इसलिए हमारा पूछ लेगा कि तराइन की लड़ाई प्रथम द्वितीय नहीं पूछा गया है। तराइन की लड़ाई कब हुई थी? तो 1192 में हुई थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। तो भैया आपके कितने करेक्ट जा रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे, और सारे के सारे फंसे हुए हैं एग्जाम मतलब कि जो है मॉडल पेपर से ही ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। 8वां नंबर प्रश्न। भारतीय जो है प्राचीन भारतीय साहित्य में सोना के नाम से मतलब कि सोना के लिए कौन सा जो है नाम नहीं मिलता है? प्राचीन जो है भारतीय साहित्य में सोना के लिए कौन सा नाम नहीं मिलता है? यहाँ पर नहीं पे फोकस करिएगा, क्योंकि हेम जो है सोना को कहा जाता है, सतनाम भी सोने को कहा जाता है, और कंचन भी सोने को ही कहा जाता है। जबकि जो रजत होता है, यह रजत जो होता है इसको सोना के नाम से नहीं, रजत दूसरी धातु है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर सी करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 12वां नंबर दिया है। पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम संग्राम आपका हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। किसके किसके बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम संग्राम? तो भैया बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और एक प्रकार से बात की जाए कौन जीता था, तो बाबर जीता था। यहीं से मुगल सल्तनत की प्रारंभ जो है शुरुआत होती है, और दिल्ली सल्तनत की क्या हो जाती है? दिल्ली सल्तनत का पतन होता है और मुगल सल्तनत की एक प्रकार से शुरुआत हो जाती है। आगे समझते हैं 9वां नंबर प्रश्न देखें। 9वां नंबर प्रश्न आप लोग सभी लोग देखें। निम्नलिखित में से कौन आचार्य चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नहीं है? फिर से यहाँ पर नहीं पे फोकस करिएगा। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है, ध्यान रखेंगे, तो इसलिए उनके प्रश्न जो हैं गलत हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए 9वां नंबर प्रश्न आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? ए ऑप्शन दिया नागार्जुन, बी दिया है चरक, सी दिया है सुश्रुत, और डी दिया धन्वंतरी। तो भैया आपसे पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन आचार्य चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नहीं है? नागार्जुन जो है चिकित्सा से संबंधित, जबकि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी ये तीनों
जो किससे हैं, तो चिकित्सा विज्ञान से संबंध रखते हैं। यहीं पर ये वाला प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए, पानीपत का पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था भैया? तो पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर कौन था? अकबर जो था वो हुमायूं का लड़का था। किसका लड़का था भैया? हुमायूं का लड़का था अकबर। और हुमायूं किसका लड़का था? तो हुमायूं बड़ा लड़का था बाबर का। और बाबर कौन था? बाबर मेरे प्यारे दोस्तों फरगना नाम का, फरगना जो है एक प्रकार से वहाँ का निवासी था। आकर के इब्राहिम लोदी को उसने परास्त किया। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करके मुगल वंश की शुरुआत कर देता है। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में उसका लड़का जो आता है हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं जो सबसे बड़ा होता है, हुमायूं अस्करी मतलब कि एक प्रकार से 4 भाई होते हैं हुमायूं। तो उससे बड़ा लड़का जो हुमायूं उसी के लड़के कौन है आपके? अकबर है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो अकबर जब 9 साल के थे तब यह लड़ाई लड़ी गई थी, जो है द्वितीय लड़ाई। अकबर जब 9 साल के थे तब यह लड़ाई लड़ी गई थी। ओके। और बात की जाए अगर मेरे प्यारे दोस्तों हेमू की, तो हेमू भी एक राजा थे जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी थी इनके भी, मतलब कि अकबर से 9 वर्ष की अवस्था में। क्योंकि जो है हुमायूं जो थे मेरे प्यारे दोस्तों उन ख़त्म हो चुके थे, तो उन्हीं के स्थान पर गद्दी पर बैठे थे अकबर। और अकबर का एक प्रकार साथ किसने दिया था? तो उसके जो रहीम, आप पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में, तो रहीम दास के जो है पिताजी थे बैरम खान। तो वो बैरम खान जो थे उन्होंने एक प्रकार से मंत्री थे जो है हुमायूं के, तो उन्होंने ही साथ दिया था। और 9 वर्ष की अवस्था में पहला युद्ध इन्होंने लड़ा था और जीता था। तो इसी को हम पानीपत के मैदान में हुआ था, इसलिए इसको द्वितीय युद्ध, मतलब दूसरी बार पानीपत के मैदान में हुआ था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पानीपत का द्वितीय युद्ध। ओके। तो अकबर और हेमू के बीच में होता। कौन जीता था? अकबर जीता था। 10वां नंबर प्रश्न देखें, त्रपु शब्द किस धातु से संबंध रखता है? त्रपु धातु किस धातु से संबंधित है भैया? तो त्रपु जो धातु है आपका किससे संबंधित है? 10वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10वें का करेक्ट आंसर आपका ए होगा, यानी टिन से संबंधित है। सॉरी, 10वें का करेक्ट आंसर क्या है? कांसा। तो भैया यहाँ पर देखेंगे जो कांसा होता है यह टिन से बना हुआ होता है। टिन से बनी हुई मिश्र धातु है कांसा। ठीक है। तो इसीलिए त्रपु जो होता है, त्रपु का सीधा सा मतलब जो है टिन धातु से लगाया जाता है। क्योंकि टिन ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? कांसा लगाएंगे। ठीक है। आगे समझते हैं 14 नंबर प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, आप कर लेते आप बड़े आसानी से। अब देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है भैया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया राज्य की परिभाषा से, ऑप्शन बी में दिया आर्थिक व्यवस्था की परिभाषा से, ऑप्शन सी में दिया न्याय व्यवस्था की परिभाषा से, और ऑप्शन डी में आपको दिया गया था राज्य व्यवस्था की परिभाषा थी। तो भैया जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है वो राज्य के बारे में ही बताता है, राज्य कैसे चले, राज्य में कैसी कैसी चीज़ें होनी चाहिए, राज्य में क्या क्या यानी अमात्य होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, और अमात्य मतलब मंत्री कैसा होना चाहिए, और एक प्रकार से जो सूचना वाले होते हैं वो कैसी गुप्तचर कैसे होनी चाहिए, इन सभी के बारे में बताया है। तो भैया एक न्याय व्यवस्था की परिभाषा भी इसमें आ जाती है, और रक्षा व्यवस्था की परिभाषा भी इसमें आ जाती है, आर्थिक व्यवस्था की परिभाषा भी आ जाती है। और ये आर्थिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं पे राज्य में ही समाहित होते हैं। तो इसका एक हम व्यवस्था नहीं कह सकते कि रक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था। इसको हम ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन लगाएंगे। चूंकि राज्य की परिभाषा, चूंकि राज्य में ही आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण इनका सिद्धांत करता है, राज्य में ही न्याय व्यवस्था का नियंत्रण करता है कौन? इनका सिद्धांत कौटिल्य जी का, और रक्षा व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं पे निगरानी में रखता है। तो ये आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो जिस बच्चे ने ए लगाया है उसका करेक्ट आंसर होगा। आगे समझते हैं 15 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखें। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने, प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो सभी को पता होगा भैया 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद हुआ करते थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, कितने महाजनपद भैया? 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, चलो बताएं तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था आपका, तराइन का जो है किसी के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। ठीक, तो यह प्रश्न जो हमने बताया था उसका एक प्रकार से जो है महत्वपूर्ण है, अगली बार पूछा सकता है। अगला प्रश्न 17 नंबर यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया कि रामायण की रचना किसने की थी? तो भैया रामायण की रचना किसने की थी? रामायण वैसे कंबन ने भी रामायण लिखा है, कंबन ने भी रामायण लिखा है, मतलब कि दूसरे चीज़ में लिखा है, मतलब रामायण की रचना कंबन नहीं, मतलब कंबन ने भी राम जी के बारे में जो है रचना लिखी है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखा है, और वाल्मीकि जी ने भी लिखा, और कालिदास ने जो है प्रकार से नहीं लिखा उनके बारे में, लेकिन कुछ ना कुछ कालिदास ने भी बताया है। लेकिन एक मतलब कंबन रामायण भी फेमस है, तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस भी फेमस है, और वाल्मीकि जी की जो संस्कृत में रामायण सबसे ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा वाल्मीकि जी ने, इसीलिए रामायण की रचना अगर पूछी जाए सीधे सीधे कि रामायण की रचना किसने करी थी, तो वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना करी थी। रामचरितमानस की रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। ठीक, कंबन ने भी एक रामायण लिखी है, उसका नाम आप लोग सर्च कर लीजिएगा।
आगे देखते हैं दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं यहाँ। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा कि बौद्ध है, क्या दिया है भाई, देखिए बौद्ध चित्रकला के प्रमुख केंद्र अजंता गुफा में जो है किन कलाओं का अद्वितीय संगम मिलता है। बौद्ध चित्रकला के प्रमुख केंद्र जो अजंता की गुफाएं हैं, उन गुफाओं में किन कलाओं का अद्वितीय संगम, अद्वितीय मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसको अद्वितीय कहते हैं। तो अद्वितीय संगम जो है बताएं यहाँ पर कौन कौन चीज़ें हैं। ए ऑप्शन दिया है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, बी चित्रकला, मृदभांड कला और नृत्य कला, सी दिया है आपको चित्रकला, स्थापत्य कला और नृत्य कला, और डी दिया है मूर्तिकला, स्थापत्य कला और मृदभांड कला। तो भैया यहाँ पर सबसे चीज़ है चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का एक प्रकार से अजंता की गुफाएं क्या हैं, अद्वितीय संगम है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए जिसका भी पेपर है उसने कुछ हद तक जो है पेपर सही किया है। ठीक, चूँकि इसमें जो छोटी छोटी बिंदी रखी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि छोटी बिंदी वाला ही आपका सही हो, या बात बिल्कुल मन में मत लाइएगा और चैट सेशन में उत्तर देने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि वह गलत भी कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो जो इसके सही होंगे वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न इसी के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए। चरक दरबार में थी, चरक दरबार में थी, किसके दरबार में थे चरक। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का बताएं। कनिष्क फर्स्ट के दरबार में रहा करते थे कौन, चरक। ठीक, कनिष्क फर्स्ट, ऑप्शन ए में दिया कनिष्क, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर देख लीजिए, ये 19 नंबर देखें। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, धार्मिक पत्रिका कल्याण। धार्मिक पत्रिका है कल्याण, कल्याण जो है पत्रिका का नाम है, तो धार्मिक पत्रिका है, चूंकि धर्म से संबंधित पत्रिका है कल्याण, वह उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस शहर में प्रकाशित होती है। तो भैया जो ये शहर है वो आपका कौन सा है, तो कल्याण पत्रिका जो है आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा 19 नंबर का। 19 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन, यानी गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। किस कहाँ से, गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। कौन सी भाई, तो गोरखपुर से आपकी जो है कौन सी पत्रिका है, तो कल्याण पत्रिका जो है वो गोरखपुर से प्रकाशित हुआ करती थी। सर्वप्रथम जो है 1927 ईस्वी में जो है प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ। गीता प्रेस आप जानते हैं, गीता प्रेस, गीता प्रेस आप देखते होंगे जो है राम तमाम जो है गीता वगैरह आप देखते होंगे, गीता या पुराण वगैरह आपके घर में कभी हो तो देखिएगा, वह गीता प्रेस प्रकाशन से छपती है, तो धार्मिक पत्रिका है। ठीक, तो वहीं से सारे वेद वगैरह आप देखेंगे, वेद की बात नहीं लेकिन पुराण वगैरह सब उसी प्रकाशन से आप देखेंगे छपी हैं किताबें। ऐसे ही आप गीता प्रेस गोरखपुर, तो गीता प्रेस गोरखपुर, उसी गीता प्रेस को कल्याण पत्रिका के नाम से जाना जाता है। और सर्वप्रथम बात की जाए तो 1926 ईस्वी से प्रकाशन जो है इसका शुरू 1926 में बम्बई से हुआ था। तो पहले कल्याण पत्रिका का जो एक प्रकार से प्रकाशन था वह 1926 में सर्वप्रथम बम्बई से शुरू हुआ था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो है पहले पूछा जा रहा कि जो है किस प्रकार से प्रकाशित होती है, या पहले सर्वप्रथम की बात नहीं की गई है, और ऑप्शन में बम्बई भी आपको नहीं दिया है, तो गोरखपुर आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था, सभी को पता होगा, क्या नाम था, वर्धमान नाम था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहीं पर बगल में देख लीजिए 24 नंबर, संपूर्ण बृहत्तर भारत तक किस सम्राट का जो है साम्राज्य विस्तार था भैया। तो बृहत्तर भारत तक जो किस सम्राट का था, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो भैया विस्तार था किसका था, समुद्रगुप्त का। किसका था, समुद्रगुप्त। भैया 100 से अधिक लड़ाइयाँ जीती हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भैया बहुत ज़्यादा सीमा विस्तार जो है इनकी थी समुद्रगुप्त की। 100 लड़ाई लड़ी इन्होंने अपने जीवन में, और 100 की 100 लड़ाइयाँ इन्होंने जीती है। तो समुद्रगुप्त जो है एक प्रकार से क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कभी हारे ही नहीं। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न देखिए, ज्या पद्धति किसकी देन है भाई। इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन पाइथागोरस ने तो पाइथागोरस प्रमेय दिया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धनाधार स्क्वायर। श्रीधराचार्य ने जो सूत्र दिया है क्या है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपान 2a। ये क्या है, श्रीधराचार्य है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये किसका है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। 12 मिहिर जो है एक प्रकार से हो सकता है आर्यभट्ट ने किसकी, सूर्य सिद्धांत की खोज आर्यभट्ट ने करी थी, और एक प्रकार से जीरो की खोज आर्यभट्ट ने करी। तो ज्या पद्धति, ज्यामिति मतलब कि ज्या पद्धति की किसकी देन है, तो हो सकता है 12 मिहिर की देन हो। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, बट इसको जो है एक प्रकार से कन्फर्म मुझे नहीं पता। ठीक, 25 नंबर प्रश्न बगल में देख लीजिए आप सभी लोग कि किस भारतीय राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किया था।
25 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि किस भारतीय राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किया था, बताएं भैया। तो किस वंश जो है सबसे पहले भारतीय की बात की जाए किस वंश में, तो मेरे प्यारे दोस्तों बताएं। सबसे पहले का करेक्ट आंसर होगा तो कुषाण वंश में शुरू हुई थी। कनिष्क फर्स्ट ने सबसे पहले जो है शुरुआत करवाई थी इसकी, जो है क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो है स्वर्ण मुद्राओं का परिवर्तन। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कुषाण वंश जो है इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपके जो है पता हो आप लगा दीजिएगा। वैसे कुषाण वंश में ही प्रारंभ हुआ था, अब इसमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। जो भी आपको सही लगे अपने हिसाब से इसको लगाने का प्रयास करें, अब मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक, आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। मतलब उतना जो है इस पर हमने फोकस भी नहीं किया। वैसे बात की जाए तो कनिष्क जो है कुषाण जो है वंश के थे वहीं से। अगला आपके सामने जो है 22 नंबर प्रश्न देखें। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है भैया, तो कौटिल्य हैं, यानी चाणक्य जी हैं। विष्णुगुप्त इनका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है पंच महाव्रत संबंधित है। पंच महाव्रत किससे संबंधित है भैया, तो जैन धर्म से संबंधित है। पंच महाव्रत किससे है, जैन धर्म। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इज सी, जैन धर्म से संबंधित है पंच महाव्रत। ओके, आगे समझते हैं 23 नंबर प्रश्न देखिए। नालंदा कहाँ स्थित है भैया, तो नालंदा आपके कहाँ पर है, नालंदा विश्वविद्यालय। 23 नंबर बताएं, 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 23 नंबर ऑप्शन बी, बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम के रचयिता कौन है, तो भारबी है। कौन है, भारबी ऋषि है एक, वो उन्होंने किया था। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न। प्रेम मार्गी कवि हैं, प्रेम मार्गी कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी कौन है, प्रेम मार्गी कवि हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन अक्षय, मतलब कि अक्षय, निम्नलिखित में से कौन अक्षय उदाहरण नहीं है, अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है भाई, जिसका क्षय कभी ना हो, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 32 नंबर का, 32 नंबर का ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जो है ये अक्षय उदाहरण नहीं है। परमाणु ऊर्जा जो है ये जो है अक्षय नहीं है, ये इसका भी कभी कभी क्षय हो सकता है। जबकि भूतापीय ऊर्जा की बात की जाए, जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इनका खात्मा एक प्रकार से अक्षय ऊर्जा है ये सब स्रोत। ठीक, आगे समझते हैं 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, हमने अभी भी आपको बताया था समुद्रगुप्त को, 100 से अधिक युद्ध जीता था इन्होंने। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, काला सोना किसे कहा जाता है भैया, कोयला को काला सोना के नाम से हम जानते हैं, कोयला को काला सोना कहा जाता है। ठीक, तो काला 33 का क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रही बातें। 30वां नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखें। 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, गीत गोविंद की रचना किसने करी थी, तो गीत गोविंद की रचना किसने करी थी, जयदेव ने। किसने, जयदेव ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। तो सभी लोग करेक्ट आंसर आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है जितने लोग नए जुड़ रहे हैं। 34 नंबर प्रश्न देखें आप सभी लोग। पृथ्वी का तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है, ए ऑप्शन दिया अम्ल वर्षा, नहीं। बी ऑप्शन दिया जल प्रदूषण, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन दिया ग्रीन हाउस प्रभाव, बिल्कुल। ग्रीन हाउस, मीना का जलवा, आपने ट्रिक पढ़ा होगा, मीना का जलवा, जलवाष्प हो गई, मी से मीथेन हो गया, और उसके बाद ना से नाइट जो है एक प्रकार से क्या होगा, ना से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ना से कौन सी गैस होगी, तो कोई भी होगी। चलिए, तो एक प्रकार से जो मीथेन गैस है और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, उन गैसों से क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। मतलब कि एक प्रकार से वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप तमाम सारी घटनाएं घटित होती हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से आपको पहले से ही समझा रखा है। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओके, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका कौन निभाता है भाई, तो CO2 जो गैस होती है वह जो सबसे ज़्यादा जो है गर्म गैस होती है, मतलब गर्म करती है वातावरण को। ठीक, सबसे अधिक प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है, कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है, तो उपनयन संस्कार जो है आपका, यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है, उपनयन संस्कार जो होता है, उसको धारण करने के बाद में आप विद्या अध्ययन के लिए प्रवेश करते हैं। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा संस्कार आपसे पूछे विद्या अध्ययन संबंधित है या शिक्षा संस्कार संबंधित है, मतलब कि कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है, तो उपनयन संस्कार, यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुख शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजात्। ठीक, आगे देखते हैं। इतनी क्लियर हुई बातें, आगे समझते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखो मेरे भाई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है, 5 जून को, सभी को पता होगा, बार बार हमने समझाया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है, 5 जून को मनाया जाता है। यहीं पर देख लीजिए 38 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, सूर्य में
सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है? तो भैया नाभिकीय संलयन से आती है, ना कि नाभिकीय विखंडन या विस्फोटक से आती है। नाभिक क्या होते हैं? छोटे छोटे नाभिक एक मिलकर के नए नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकों के इकट्ठा होने को नाभिकीय संलयन, और नाभिकों के दूर जाने से नाभिकीय विखंडन होता है। मतलब कि दूर क्या हो जाए, मतलब दूर जा रहे हैं तो उसकी क्या हो जाए, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, लेकिन नजदीक आएंगे तो क्या हो जाएगा, उसको नाभिकीय संलयन बोलेंगे। नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप सूर्य में ऊर्जा आती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ठीक, आगे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 नंबर बताएं। ऑप्शन इसका बी, 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। यहीं पर आप देखेंगे जो है एक प्रकार शिक्षा नीति एक बार भी आई थी 1986 की, और कहीं ना कहीं पे ये बड़ा ही फेमस जो है 1986 रहा, उसमें बहुत सारे कार्य किए गए हैं। ठीक, आगे समझते हैं 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप सभी लोग। निम्न में से वायु प्रदूषण, मतलब कि निम्न में से वायु प्रदूषक कौन है? ये ऑप्शन दिया नाइट्रोजन, बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, डी दिया ऑक्सीजन। भैया ऑक्सीजन और जो है नाइट्रोजन ये वायु प्रदूषण नहीं करती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड करती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में करती है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका 39 का सी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, CO जिसको आप कहते हो। आगे समझते हैं, आगे समझिए यहाँ पर पर्यावरण, 40 नंबर देख लीजिए। पर्यावरण में समाहित जो है, पर्यावरण के अंतर्गत समाहित है तो जल, वायु, भूमि सभी समाहित हैं। उपर्युक्त तो सभी। ऑप्शन इसका 40 का क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 40 का। 40 का क्या करेक्ट होगा? 40 का ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। किसका? 40 का। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बताएं। 37 नंबर प्रश्न, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। जी हाँ, बिल्कुल 26 नवंबर को मनाया जाता है। भैया सभी लोग होशियार हो गए, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों जुड़ने के लिए। जितने भी लोग नए जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक प्रकार से अपने आप को आप लोग परख लीजिए और कितने करेक्ट आंसर करके आए हैं वो अभी देख लीजिएगा। आगे समझते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण कौन सा है? 41 नंबर देखें, जलवायु परिवर्तन का कारण कौन सा है बताएं। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, या फिर उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जलवायु परिवर्तन होने का कारण ये सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ओके, तो सही ऑप्शन जा रहे हैं ना आप लोग। 42 नंबर देखें, 42 नंबर, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन है? तो वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन है भैया? सर्वाधिक प्रदूषण गैस कौन है? आपकी मीथेन है। कौन है? मीथेन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर 45 नंबर देख लीजिए बगल में, वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? तो भैया ओजोन मंडल। ऑप्शन में अगर ना दिया होता तब हम समताप मंडल लगाते, लेकिन अगर ओजोन मंडल दिया है तो इसी को, चूंकि समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोन मंडल आपका। ठीक है, तो ओजोन मंडल जो है, ओजोन परत जो है वह जो है रक्षा करती है, यानी कि वायुमंडल की सुरक्षा परत इसको कहा जाता है। ठीक, आगे समझते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह आपका 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 जुलाई। ठीक है, वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी। 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। आगे देखते हैं 46 नंबर, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण कौन सा है? तापमान में वृद्धि का कारण कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस में निरंतर वृद्धि के कारण से क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस में लगातार निरंतर वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, इन सभी की संख्या में वृद्धि होती है। इसके कारण से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसें मतलब बढ़ने के कारण से क्या होता है? वायुमंडल का तापमान या पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगते हैं। उसके परिणाम से नदियों में जल स्तर बढ़ जाता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि समुद्र में नदियों के जल जाते हैं। इसके कारण से क्या होता है? जल स्तर बढ़ने से द्वीप वगैरह डूबने लगते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होने लगती, जलवायु परिवर्तन तक की समस्याएं आ जाती हैं। तो 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह। ठीक, 44 नंबर देखें, प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प 2022 में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प है मेरे प्यारे दोस्तों बताएं। ए ऑप्शन दिया सौर ऊर्जा, बी दिया पवन ऊर्जा, सी दिया बायोगैस। तो भैया प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प है तो सभी हैं भैया, प्रदूषण रहित ऊर्जा जो है का सही विकल्प। 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ये ऑप्शन है जल ऊर्जा, बी है पवन ऊर्जा, सी दिया भूगर्भीय ताप ऊर्जा और डी दिया उपर्युक्त सभी। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 47 का भी डी करेक्ट आंसर होगा। जो ये सारी की सारी ऊर्जा हैं ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। क्या गैर परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा का? ऑप्शन इसका
डी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न देखें, अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? जब वायु प्रदूषण हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा। ओके, सी ऑप्शन। वायु प्रदूषण के कारण से क्या होता है? जब वायु में एक प्रकार से क्या हो जाता है, वायु में मेरे प्यारे दोस्तों ये दो तत्वों की अधिकता हो जाती है, SO2 की और NO2 की, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण से क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा होने लगती है। चूंकि जल जो है ऊपर से आता है तो वायुमंडल में प्रवेश करके ही जल नीचे गिरता है। इसके परिणाम स्वरूप वायु जो होता है ऊपर ही इन जो है हवाओं से, इन गैसों से क्रिया करता है, उसके परिणाम स्वरूप जो है बरसता है, जिसके कारण से ताजमहल का पत्थर जो है मथुरा में अपने यहाँ पर होती है, सबसे अधिक मात्रा में नार्वे में होती है अम्लीय वर्षा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अम्लीय वर्षा जो होती है एक प्रकार से होने से जल का pH मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यह बात ध्यान रखेंगे। ओके, और ध्यान रखेंगे यह बात। तो वायु प्रदूषण जो होता है उसके कारण से क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। 51 नंबर प्रश्न बगल में दिया गया कि अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण सांद्रता बढ़ने के कारण होती है। अम्ल वर्षा वायुमंडलीय सांद्रता बढ़ने के कारण होती है। किसके बढ़ने के कारण? तो SO2 और NO2 की वृद्धि। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न, भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाला यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ है। कौन है? सिस्मोग्राफ। कहाँ पर? डी ऑप्शन दिया है, सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम। आगे है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है भैया? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन होगा, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। आगे देखें, 53 नंबर प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी आपका कौन है? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। सभी ईंधन मुख्यतः यौगिक होते हैं। 50 नंबर, सभी ईंधन मुख्यतः यौगिक होते हैं। किसके होते हैं भैया? कार्बन के या हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के? तो सभी ईंधन जो होते हैं मुख्य रूप से कार्बन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। कार्बनिक विज्ञान आपने पढ़ा होगा और अकार्बनिक विज्ञान पढ़ा होगा। तो कार्बन कहीं ना कहीं पे हर चीज़ में विद्यमान होता है। ठीक, आगे देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखें। 54 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष मानवाधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह ली? किस वर्ष मानव अधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह ली? 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भैया डी ऑप्शन होगा, यानी कि 15 मार्च को, लगभग 2006 की बात है। 15 मार्च ऑप्शन डी में दिया है, जो है 15 मार्च नहीं दिया, 2006 दिया है। तो 15 मार्च 2006 को एक प्रकार से क्या पूछा गया था आपसे? ये जो है मानव अधिकार परिषद, जो पहले नाम जाना जाता था जो संस्था, उसी संस्था को राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, 57 नंबर प्रश्न बगल में देख लीजिए। 57 नंबर प्रश्न बगल में है कि भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? तो भाग 4 में ही नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। भाग 1 में क्या है? तो राज्य और उसके राज्य क्षेत्र जो है भाग 1 में है। भाग 2 में क्या समाहित है? नागरिकता समाहित है 5 से 11 तक। ठीक, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता है, जो कि भाग 2 में है। भाग 3 जो है 12 से लेकर के 35 तक है, और 12 से 35 में मौलिक अधिकार है, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। उसी को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे भाग 3 को। ठीक, और आगे बात की जाए भाग 4, तो भाग 4 में 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक का जो अनुच्छेद है या नीति निर्देशक तत्व होता है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती हैं, जो कि मेरे पास दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत आती हैं। भाग 4 आपसे पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो भाग 4 के का में वह संबंधित है। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई, क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? एक बार प्रश्न फिर से सुने। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता यानी समानता या समता एवं विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समता। क्या अनुच्छेद 14 में बातें बताई गई? ठीक, कि कानून के हिसाब से हर एक प्राणी बराबर होगा, हर एक व्यक्ति बराबर होगा, चाहे वह मंत्री हो चाहे वह एक आम नागरिक हो। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 मार्च को मेरे प्यारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, 8 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 56 नंबर प्रश्न देखिए, महिलाओं के प्रति भेदभाव की समाप्ति की घोषणा पर अभिसमय महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? महिलाओं के प्रति भेदभाव की समाप्ति की घोषणा पर अभिसमय महासभा के द्वारा
कब स्वीकार किया गया? ए ऑप्शन दिया 18 दिसंबर 1975, बी दिया 5 सितंबर 1976, सी दिया आपको 8 अक्टूबर 1977 और डी दिया 18 दिसंबर 1979। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करें। 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप सही जा रहे हो भैया। टिक वैसे पहले लगाइए, सही टिक लगा इस पे। ठीक, 18 दिसंबर 1979 1979 को जो है एक प्रकार से क्या हुआ है, घोषणा जो है एक प्रकार महिलाओं के प्रति भेदभाव की समाप्ति की घोषणा पर अभिसमय महासभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। 59 नंबर प्रश्न बगल में देख लीजिए। मानवाधिकार मानवों को क्या देता है? आराम देता है, बी दिया है कि सुविधा देता है, सी दिया सभ्य एवं सम्मानजनक जीवन देता है या फिर डी अस्तित्व की गारंटी देता है। तो भैया मानवाधिकार मानवों को क्या करता है? मानवाधिकार मानवों को क्या बताता भैया? जो है एक प्रकार से बात की जाए तो अस्तित्व की गारंटी देता है। अस्तित्व की गारंटी देता है कि मनुष्य को एक प्रतीक जो है क्या नहीं कभी क्या नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नहीं होगा, कभी मनुष्य के प्रति हिंसा नहीं होगी, कभी मनुष्य को फर्जी में नहीं मारा जाएगा, या मनुष्य को सभ्य और सम्मानजनक जीवन तो एक प्रकार से वह नहीं दे सकता और ना देता है। लेकिन अगर वर्तमान इसमें जो है चूँकि एक प्रकार से यह आपका टेक्निकल मेथड है, ये आपका माइंड पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे आप। क्योंकि अस्तित्व की गारंटी तो देता है, अगर आपको कोई फर्जी में आकर के गोली मार देता है तो मानवाधिकार उसके विपक्ष में खड़ा हो जाता है। लेकिन आपका सम्मान जो है एक प्रकार से कहाँ तक उचित है, कहाँ पर तक नहीं उचित है, या एक प्रकार से वह मानवाधिकार आपको नहीं देता। लेकिन सभ्य समाज की भी, सभ्य मानव की भी एक प्रकार से दर्जा देता है। तो कहीं ना कहीं पे ए और डी में आपको डिबेट जो है इस प्रश्न में देखने को मिल सकती है, लेकिन अस्तित्व की गारंटी तो देता है, यह बात बिल्कुल सही है। आगे समझते हैं 60 नंबर प्रश्न। आपको जो लगता है उसको देखिएगा। अब जो है आंसर की वैसे आती है बीए की या नहीं आती, बीए की आंसर की वैसे देते नहीं जल्दी, लेकिन दे देंगे अगर तो आप देख लीजिएगा उसको, वैसे मिलेगी नहीं आपको जल्दी। 60वां नंबर प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा भैया? तो यह कहे मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? एनजीओ भैया, क्या है? एनजीओ की तरह कार्य करता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। एनजीओ के मतलब गैर जो है क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है। अगर यहीं पर था लिखा होता तो मूल अधिकार होता, मौलिक अधिकार होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि है लिखा इसलिए क्या हो जाएगा, या विधिक अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। चूंकि अब भारतीय संविधान की बात की जाए तो उसमें पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, अब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है मेरे प्यारे दोस्तों। और कहीं ना कहीं पे जो विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार अब इसको बना देगा संपत्ति के अधिकार को, पहले अब मौलिक अधिकार हुआ करता था किसी जमाने में। आगे देखते हैं 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का उच्चायुक्त कार्यालय कहाँ पर स्थित है भैया? उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? मानवाधिकार के संयुक्त राष्ट्र संघ का उच्चायुक्त। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका बिल्कुल बी करेक्ट होगा, जिनेवा में स्थित है। ठीक, जिनेवा में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा। आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाता है? तो 10 दिसंबर को। कब मनाता है 64 नंबर का? 64 का क्या करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों? सी ऑप्शन, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। पहले ही बता चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सी ऑप्शन 62 का 8 मार्च को मनाया जाता है। 65 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा। यहाँ पर तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को जाना जाता है, तो भैया तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को किस क्या नाम से जानते हैं? 65 सी ऑप्शन होगा सामूहिक अधिकार। क्या? सामूहिक अधिकार, क्योंकि इसमें समूह में अधिकार की बात की जाती है तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न देखें। सभी मानव अधिकार सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित हैं। सभी मानव अधिकार सभी जो है व्यक्तियों के अंतर्गत निहित हैं, मतलब अंतर्निहित हैं, क्योंकि सभी मानव अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। सी मनुष्य तर्कसंगत प्राणी होता है, या डी मानवाधिकार सामाजिक क्रांति की देन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 66 का होगा मेरे प्यारे दोस्तों, डी ऑप्शन। सभी मानवाधिकार मतलब कि सभी मानव अधिकार सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित होता है, चूँकि जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों यह राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है, या तो ठीक ठाक बात है, क्योंकि सभी मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के अंतर्गत निहित होता है, या राज्य के बारे में नहीं बताया गया है। क्योंकि हो सकता है जो राज्य आपको दे रहा हो मानवाधिकार, वह हो सकता है किसी दूसरे देश के बारे में उतना ना सोच पा रहा हो, तो ऐसे में यह मानवाधिकार जो है सामाजिक क्रांति की देन है, सामाजिक क्रांति की देन है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चूँकि इसलिए सभी को एक प्रकार से जो लागू होता है, चूँकि समाज में इसकी क्रांति हुई है, समाज के द्वारा आया है, सभी लोगों पर होगी। यहाँ पर देखिए 69 नंबर प्रश्न है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कौन सा अनुच्छेद विश्राम और खाली समय का अधिकार की व्याख्या करता है?
क्या सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कौन सा अनुच्छेद विश्राम और खाली समय का अधिकार की व्याख्या करता है भैया? तो 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, जो है 69 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 24 में ये बातें बताई गई हैं। ठीक, और मानवाधिकार के अनुच्छेद 24 में बताई गई। मानवाधिकार का घोषणा पत्र है, उसमें लगभग 30 से के आसपास जो है आपके सामने मिलेंगे। चिट्ठा है, उसको गूगल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको गूगल पर, देख लीजिएगा उसमें। ठीक, आगे देखते हैं, जो है 70 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 70 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में प्रत्येक व्यक्ति तथा उसके मतलब उनके परिवार के लिए उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 70 नंबर का? 70 नंबर का करेक्ट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 25 में यह बात बताई गई। अनुच्छेद 25 में यह बात बताई गई, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। वहीं आप लोग देख लीजिए 67 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में काम करने का अधिकार, भारत के संविधान में काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है भैया? तो काम करने का अधिकार जो दिया गया है, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट आंसर होगा, डी इज राइट आंसर। चूंकि मेरे प्यारे दोस्तों काम करने का अधिकार, भारत के संविधान में काम करने का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 41 से लेकर के अनुच्छेद 43 तक संबंध है। लेकिन अगर बात की जाए तो 41 से 43, तो 43 लगा दीजिएगा, चूँकि मतलब आप कहीं पर देखें तो 41 से 43 तक आपको दिया गया काम जो है एक प्रकार से संविधान के अनुसार जो है अनुच्छेद में काम करने का अधिकार। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है 71 नंबर, इसको देख लीजिए। मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में देश की लोक सेवा में प्रवेश का अधिकार दिया गया है? बताएं। ए आपको यह ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन अनुच्छेद 23 के सी में, बी दिया है 24 के बी में, सी दिया अनुच्छेद 25 के सी में, डी दिया है 26 के ए में। करेक्ट आंसर क्या होगा 71 नंबर का? 71 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका शायद डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका क्या होगा? शायद डी होगा, क्योंकि करेक्ट या नहीं पता है हमें। ठीक, क्योंकि घोषणा पत्र हमने पूरा पढ़ा, लेकिन उसमें इस बात का मेंशन कहीं पर दिखाई नहीं पड़ा कि लोक सेवा में प्रवेश का अधिकार, इस ऐसा नहीं लिखा मिला। लेकिन अगर स्रोतों के मुताबिक बताने का प्रयास किया जाए तो 26 का ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका। आगे देखा जाए 72 नंबर प्रश्न देखिए, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है? तो संघ बनाने की स्वतंत्रता भैया 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, अनुच्छेद किस में दिया बताया गया है संघ बनाने का अधिकार? अनुच्छेद 20 में बातें बताई गई, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। कुछ लोग तो अनुच्छेद जो है इसलिए लगा दिए हैं चूँकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद उन्होंने लगा दिया है, लेकिन भैया भारतीय संविधान के बारे में ये नहीं पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है आपसे? मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है, उसमें भी अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, इस बात का अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। 74 नंबर प्रश्न आप देखिए, पूछा गया था कि भारत में के संविधान में भूतलक्षी दंड विधि के विरुद्ध किस मतलब कि विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के संविधान में भूतलक्षी दंड विधि के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए ऑप्शन मतलब दिया गया आपको 20, बी दिया गया 20 का ए, सी दिया 21 और डी दिया गया 21 का 1। तो 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, अनुच्छेद 20 में भी जो है इस बात का मेंशन किया गया। ठीक, भूतलक्षी दंड विधि। ठीक, ये भारतीय संविधान की बात करता है, शोषण के विरुद्ध मतलब एक प्रकार से अपराधों के जो है मामले में दोष सिद्धि के संबंध में एक प्रकार से जो बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 20 में, तो वही बात यहाँ पर बताई गई, भूतलक्षी दंड विधि उसी के नाम से जाना था। आगे समझते हैं 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए। 73 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद शांतिपूर्ण भैया बताने का प्रयास करें। आपका जो है 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका भी करेक्ट आंसर आपका बी होगा। तो सभा और संगठन बनाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 20 में कहा गया है, किसमें? तो जो घोषणा पत्र आया था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न आप 74 देख लिए, 75 नंबर यानी लास्ट नंबर प्रश्न देख लीजिए आज का, क्योंकि 75 नंबर का ही पेपर हुआ था यार, तो इसको देख लीजिए। भारत के संविधान में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड के विरुद्ध मतलब कि अधिकार दिया गया है। मतलब भारतीय संविधान में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड के विरुद्ध अधिकार दिया गया, मतलब कि एक अगर आपने अपराध किया है तो एक ही बार उसका दंड मिलेगा, आपको दोबारा दंड नहीं मिलेगा। मान लेते आपने कोई अपराध किया, उस समय उसकी जो है प्रकार से उसकी हर्जाना 500 रुपये चल रहा हो। अब मान लेते 500 रुपये आपने पे कर दिया, अदा कर दिया, तो उसके बाद में दोबारा हो सकता है उसी समय कानून बन जाए और दोबारा उसी कानून के लिए आपको फांसी की सज़ा हो, तो आपको फांसी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने पहले से ही उस दंड का भुगतान कर दिया है। तो मेरे भाई तो आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 20 के ए के अंतर्गत क्या बातें बताई गई हैं, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो भारत के संविधान में भूतलक्षी दंड विधि क्या बोल दिया हमने। 75 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा।
बी ऑप्शन क्या दिया गया है, 20 का 2 ही, ठीक है, बी ऑप्शन। वही तो हमने सोचा कि 20 का भारत के संविधान में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड के विरुद्ध अधिकार दिया गया, मतलब कि मतलब कि अपराध के लिए एक बार ही आपको दंड मिलेगा, यह भारतीय संविधान कहता। भारतीय संविधान यहाँ तक कहता कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को कभी जो है सजा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन, यानी कि जो है 20 का 2, ठीक। बातें समझ में आ गई सभी के। तो 75 नंबर क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा उसको चैट सेक्शन में बताने का प्रयास करें, फिर कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। इस वीडियो के तमाम सारी चीज़ें आप देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आने वाली परीक्षा 2022 की जो होगी या 23 की होगी उसमें यहाँ से प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों का अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट डाउन करने की स्थिति में है तो इसकी PDF जो होगी मेरे प्यारे दोस्तों मैं टेलीग्राम पर जो है भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए जो टिक लगा है कोई ज़रूरी नहीं कि वही जो यहाँ पर टिक, जैसे यहाँ पर काला पेन का लगा ये देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि यही करेक्ट हो। आप जो हमने जो है आंसर की बताई है इस आंसर की से आप लोग जो है उस आंसर की का लिख लीजिएगा और आसानी से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा एक चैनल है मेरा जो है शुक्ला IAS अकेडमी, और एक चैनल है BA क्रैकर, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। BA क्रैकर पर शॉर्ट वीडियो डालेंगे और शुक्ला IAS अकेडमी पर आपकी NCERT शुरू करने वाले हैं, ठीक। तो आप आसानी से वहाँ जुड़ करके IAS की तैयारी अपनी कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।